चलो फटाफट रिवाइज कराओ, सॉलिड एंगल क्या होता है? चलो भाई फटाफट जल्दी करो भाई। चलो इधर ध्यान दो। सॉलिड एंगल ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इट टू अंडरस्टैंड फ्लक्स बेटर। फ्लक्स को अच्छे से और समझने के लिए सॉलिड एंगल को हमने समझा था। सॉलिड एंगल में ये अल्फा क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल। चलो फटाफट रिवाइज कर लो तो आगे बढ़ते हैं। एक कोन कंसीडर किया है। एक कोन कैसा होगा? 3D होगा। ऐसा हमने बताया था कि ऐसे कोन की ये दो सरफेस है, उसके बीच में एक और सरफेस है, यहाँ पे कोई एंगल अल्फा है। तो ये अल्फा एंगल से इसको पूरा रोटेट करा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक 3D एंगल बन जाएगा। दैट एंगल विल बी कॉल्ड सॉलिड एंगल। उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था? DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। DA परपेंडिकुलर मतलब जे लोग बनाए थे तो कैसे बोलो? ये परपेंडिकुलर मतलब ये जो एरिया है उसका ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? इसका जो एरिया होगा DA डैश, उसका हमें क्या लेना पड़ेगा? एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा DA डैश कॉस थीटा। तो ये DA परपेंडिकुलर, ऑलवेज सॉलिड एंगल कैन बी मेजर्ड विथ DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। तो यहाँ से हमने सॉलिड एंगल को डिफाइन करा था। फिर एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि फॉर सेमी वर्टिकल हेमिस्फीयर, यहाँ से अगर एंगल को मेजर करना है तो उसका एंगल क्या होता था? अल्फा इज इक्वल टू, if I have to find omega for the hemisphere for this center point, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे इधर? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैसे? अगर पूरा स्फीयर होता तो उसका एरिया क्या होता? 4 पाई आर स्क्वायर। पर ये हाफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये एंगल क्या बन गया? 2 पाई। यहाँ तक हमको सब कुछ क्लियर है। अगर ये एंगल ये स्फीयर होता तो क्या होता? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बन जाता? 4 पाई। इतना हमको क्लियर है। तो सॉलिड एंगल से अब आगे बढ़ना है हमें। इसका यूज़ कहाँ से कहाँ आएगा वो समझते हैं। फिर एक रिलेशन कराया था, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। किसी को याद है? बोल तनिष्क, क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। ऐसा एक डायग्राम किया था, एक स्फीयर लिया था, उसके अंदर से हमने एक कोन काटा था। तो अगर ये कोन में एंगल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है तो अल्फा और ओमेगा का रिलेशन ऐसे होता है। सिंपल, इसको सिंपली नोट डाउन कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। फिर अगर अल्फा प्लेन एंगल पता है तो आपको सॉलिड एंगल पता चल जाएगा। इसका यूज अभी आएगा, समझते हैं कैसे। अभी बाई फॉर्मूला यू हैव फाइंड द ओमेगा फॉर अ सेमी हेमिस्फीयर। अब बाय दिस फॉर्मूला अगर मुझे फाइंड करना है तो ये टाइम पास नहीं चल रहा है, कनेक्टेड है, इधर ध्यान दो। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको प्रूफ में नहीं ले जा रहा हूँ, जितना आज के लेक्चर में ज़रूरी है उतना सिर्फ समझा रहा हूँ। तो क्या भाई, एक दुनिया में एंगल होता है अल्फा प्लेन एंगल, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने जीवन में किया हुआ है, रेडियन और टी रेडियन। इसे बोलते थे सप्लीमेंट्री
यूनिट्स इन आवर क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ा हुआ है हमने। 2D एंगल, 3D एंगल। 3D एंगल को समझने का तरीका, सेमी वर्टिकल एक्सिस से एक एंगल बनाओ, उसको 360 डिग्री घुमा दो तो ओमेगा बन जाएगा, दैट विल बी सॉलिड एंगल। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इधर फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन बनाना है, तो वो बना दिया हमने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा। फिर नॉर्मली इस फॉर्मूला से किसी भी सेमी हेमिस्फीयर के लिए हमने ओमेगा फाइंड किया तो क्या आया, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आंसर आया 2 पाई। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब क्या करना है, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द सेम आंसर। कैसे आएगा, तो भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा, अगर अल्फा क्या है, ये एंगल, इधर अल्फा बना हो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इधर अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाई 2 से, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0, तो आंसर क्या आया 2 पाई। ये तो हमको पहले से पता ही था कि इसका आंसर क्या आता है 2 पाई, सिंपल है। अगर ये स्फीयर होता तो क्या करते, तो अल्फा बन जाता 180, तो आंसर क्या आ जाता 4 पाई। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली ये एक रिलेशन लिख लो, ये दो फॉर्मूला लिख लो कि प्लेन एंगल ऐसा दिखता है, सॉलिड एंगल ऐसा दिखता है, ओमेगा इज इक्वल टू इन दोनों का रिलेशन। फिर इसको आगे कैसे यूज करना है वो समझाता हूँ। एक नोट लिखवाई थी कि फॉर एनी क्लोज सरफेस इंटरनल पॉइंट के लिए क्या एंगल होगा, सॉलिड एंगल 4 पाई। एक तो आया नहीं तो करना तो ये प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल, ये उसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, इन दोनों के बीच का रिलेशन। इस फॉर्मूला को यूज करके किसी स्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए हमने ओमेगा फाइंड करके दिया। फिर इन दोनों का रिलेशन को यूज करके ये फाइंड करके दिया। फिर अल्फा इज द प्लेन एंगल एंड ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक मस्त वस्तु है, जीवन में कोन खाते जो कोन, तो कोन में क्या होता है, ऐसा एक्सिस होता है, बीच में एक वर्टिकल एक्सिस होता है, तो इसके साथ जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड अल्फा। अब इस अल्फा को 360 डिग्री रोटेट करा तो जो एंगल बनेगा 3D एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। चलो फटाफट आग चलाओ, आगे हो जाओ। एटलीस्ट लास्ट लेक्चर जो लोग नहीं भर के आए हैं उसका रिकॉर्डेड एटलीस्ट 2x में देख के आओ तो कुछ समझ में आएगा क्या चल रहा है इधर। सबको क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल? चलो इधर ध्यान दो। नाउ वी हैव अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे एक क्या चार्ज क्यू रखा और उस क्यू चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? कैसे आया क्यू बाय आर स्क्वायर? गॉस लॉ। नाउ हेडिंग डालो गॉस लॉ, वी हैव टू प्रूव गॉस लॉ कि एक आर रेडियस के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया तो उसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे करोगे? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है?
इंटीग्रेशन ई डॉट डी है। एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इट हैज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा डायग्राम सिमेट्रिक है। अब पूरा डायग्राम सिमेट्रिक है तो चार्ज की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कि क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो बाहर निकल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डी है, किसका इंटीग्रेशन करना है, स्फीयर के टोटल एरिया का। यहाँ से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और एरिया वेक्टर भी ऐसे आउटवर्ड्स, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जीरो एंगल, तो डॉट निकालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स विल बी पास थ्रू दिस सरफेस। एरिया ऑफ दिस सरफेस क्या होगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। के की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो क्या आया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। दैट इज गॉस लॉ। દરેક વસ્તુનો એક મીનિંગ છે, એટલે ફરીવાર કરાવવામાં આવે છે, પોતાનું મગજ ચલાવો નહીં। તો રેગ્યુલર આવતો હોય ને તો બી બોલવાનું તને હક હોય। 50 લેક્ચરમાં આવવાનું ને સીધું એક લેક્ચરમાં चलो इस फॉर्मूला में हमको समझना क्या था, इसका डेरिवेशन तो हमको समझ में आ गया कि क्यू बाई एप्सिलॉन 0 आता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किसके इंडिपेंडेंट लग रहा है। सपोज यहाँ पे मेरे पास रेडियस था, लेकिन इसके अंदर रेडियस का टर्म चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अब इसका यूज आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस का मतलब क्या होता है, कि सपोज स्फीयर ऐसा होता है, आर रेडियस की जगह इसकी रेडियस अगर इंक्रीज कर दे तो भी क्या होता, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स मिलेगा। सरफेस का डायग्राम अगर बदल दो तो भी क्या होगा, सेम फ्लक्स होगा। तो यहाँ से किसका जन्म हुआ, गॉसियन सरफेस का। समझना क्या है, थोड़ी एक बार थोड़ा एग्जाम्पल याद करो। हाँ, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्लास बल्ब है, बल्ब को ऑन कर दिया, एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर, तो पावर ऑफ वन सरफेस एंड पावर ऑफ टू सरफेस, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, क्या होगा, power will be same for both the surfaces but intensity of the light will be different for P1 and P2. Similarly like this, क्या होता है इधर कि flux is nothing but the lines passing through the unit surface। तो अगर यहाँ से 100 लाइंस निकली तो यहाँ से भी कितने निकलेगी, 100, और यहाँ से भी कितनी निकलेगी, 100। मतलब जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस ऑफ द सरफेस पे और शेप ऑफ द सरफेस पे। विच मीन्स वी कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ शेप, और उसके लिए काम हम कर सकते हैं। तो ये ड्रॉ कर लो, ये लिख लो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एक बात तो बाकी रही, सपोज स्फीयर ऐसा का ऐसा रहने दो, आर रेडियस का, और चार्ज बाहर रख दो। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स, पहले हमने स्फीयर के अंदर चार्ज रखा तो हमारे पास आया गॉस लॉ, इसका हेडिंग लगाना गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में हमने ये सीखा, आंसर आने के बाद पता चला इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस मतलब अगर स्फीयर को बड़ा कर दूं, स्फीयर का शेप चेंज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही का वही आएगा। मतलब फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड शेप, ये हमें समझ में आ गया। फिर उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट कि भाई चार्ज को यहाँ से निकाल के कहीं बाहर रख दो तो फ्लक्स कितना होगा, 0। कैसे, ऐसा हमने सीखा है कि लाइंस
अंदर जितनी जाती है और उतनी ही लाइंस अगर बाहर निकलती है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसको लॉजिकली अगर समझे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, अक्यूट एंगल बन रहा है। इस तरफ ध्यान दो तो ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इधर कौन सा एंगल बना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इधर जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, इधर जो आएगी प्लस आएगी, टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो लॉजिकली भी दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, सिंपल। बट अगर मैं पूछूं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्फीयर के ऊपर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, विच मीन्स फ्लक्स ज़ीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैन बी कंसिडर्ड। समझ में आ रहा है, मतलब इधर फ्लक्स ज़ीरो कैसे बोल रहा हूँ, लाइन्स गोइंग इनसाइड द सरफेस is the same amount of light coming outside the surface, that's why flux is zero। और दूसरा रीज़न क्या है उसका कि यहाँ पे जो E डॉट ए बनता जाएगा वो प्लस में बनेगा, सिमिलरली इस साइड पे जो E डॉट ए बनता जाएगा वो माइनस में बनेगा, तो प्लस माइनस आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो इसके दो लॉजिक है, दोनों लॉजिक से इसको समझ लो कि अगर चार्ज को अंदर रखा तो गॉस लॉ बन जाएगा, चार्ज को बाहर रखा तो आंसर ज़ीरो आएगा। पर ज़ीरो आया इसका मतलब क्या है वो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज है और फ्लक्स ज़ीरो है। समझ में आ रहा है, इतना नोट करो। फिर एक और एग्जांपल सॉल्व करो। Find the flux due to this particular sphere। सरफेस बनाई दी तो एक रैंडम, एक सरफेस के अंदर दो चार्ज हैं, उसके बाहर दो चार्ज, देन यू हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम। पर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसा क्यों आ रहा है। देखो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो ऐसा आंसर आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो ऐसा आंसर आएगा। पर इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन E1 डॉट डी ए। गॉस लॉ आपने समझ पड़ी गई कि आ सरफेस हो या सरफेस हो क्या सरफेस हो, फ्लक्स विल बी सेम। तो भले अनइवन सरफेस है, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। ई डॉट डी ए विल बी क्या आएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन जीरो। ये बातें बनकर इधर ध्यान दे, कुछ समझने वाली बात है, टाइम पास करना है, बाहर निकल। सिमिलर अगर मुझे E2 के लिए बनाना है तो क्या बनेगा, Q2 बाई एप्सिलॉन जीरो। अब E3 के लिए बनाना है तो जीरो कैसे, सेम ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है पर फ्लक्स नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब Q3 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर फ्लक्स नहीं है। सिमिलरली Q4 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पर फ्लक्स नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, इन चारों को ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर विच गोज Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन जीरो, दैट इज योर फ्लक्स। अब ये तो हमें पता था, डायरेक्टली गॉस लॉ लगा दे तो भी आंसर आता, पर हमें समझना क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन डॉट डी ए इज द ई नेट ऑफ द टोटल पर्टिकुलर चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर वाले चार्ज की भी होती है और अंदर के चार्ज की भी होती है, पर ड्यू टू दिस लॉजिक फ्लक्स उसका जीरो हो जाता है और अंदर जो दो चार्ज बचे, अंदर जो चार्ज बचा उसका फ्लक्स बच जाता है। समझ में आ रहा है, तो तीनों को एक साथ नोट करना, ये दो हमारे पर्टिकुलर, ये आंसर था, यहाँ से ये लॉजिक समझ में आया कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है।
मतलब इसका रेडियस अगर मैं इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, अनइवन शेप कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है रेडियस पे, नहीं डिपेंड करता है शेप पे। मतलब ये कौन सा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। मतलब वी विल कंसिडर ओनली दोज चार्ज विच आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये हमने याद रखा हुआ है, ऐसे हमें सॉल्व करना भी आता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। बट यहाँ पे हमें और क्या समझना था कंसेप्ट वाइज, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारे चार्ज की होगी, पर फ्लक्स कौन सा कंसीडर करेंगे, जो इनसाइड द सरफेस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखना है, अब फॉर्मूला में चेंज किया आया, इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ईच एंड एवरी चार्ज विल बी कंसीडर्ड। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्थ चार्ज। समझ में आएगा कैसे करना है। फ्लक्स आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी तो इसकी मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ई नॉट डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन जीरो। फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इनसाइड द गॉसियन स्फीयर। सर्कल इंटीग्रेशन मतलब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। तो क्लोज सरफेस નું इंटीग्रेशन છે, ક્લોઝ સરફેસ ની અંદર જે છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન સર કે અડધા બોક્સમાં છે આવું અડધા બોક્સમાં નથી હું કરાવું એવું કરને દોસ્ત। देखो बुक्स में कैसे एक्सप्लेनेशन है बाय गॉसियन। सबसे पहले गॉस लॉ प्रूव होता है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचते हैं। उसका एसोसिएशन यहाँ पे दूंगा मैं, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे आते हैं आज के चैप्टर में, आपके लेक्चर में समझ में आ जाएगा आपको। पर हमें अच्छे से समझना था, इसलिए पहले कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करते हैं और गॉस लॉ तक खत्म करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमें उसका यूज समझना था, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। कौन है तो आटलू मस्त। चलो 2 नोट लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड E vector due to all charges are considered whether inside or outside of the surface. Sorry. Electric field due to all the charges will be considered whether it is inside or outside the Gaussian surface. And Q in is the net sum of charge placed inside the Gaussian surface.
चलो ये ट्रू फॉल्स सॉल्व करो। रे तिलक चल बाहर निकल चल, नहीं बकवास करो है, तू बांध पड़े तू क्लास में આવ્યો છે કોઈને બુદ્ધિ જ નહીં, કઈ ને કઈ બોલ બોલ કરે છે કે સિન્સિયરિટી હોય તો ક્લાસ ભર, બાકી ના ભરવે આશીષ તું બી કહી દઉં છેલ્લી વાર તને હવે। पहला क्वेश्चन, इफ फाई नेट इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज क्यू इनसाइड इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका कि नेट फ्लक्स अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ क्यू इनसाइड इज 0। तो क्या ट्रू है कि फॉल्स है? अब सरफेस के अंदर अगर चार्ज है उसका मतलब फ्लक्स है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्लक्स नहीं है मतलब अंदर चार्ज नहीं है, मतलब बात सही कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो नहीं फ्लक्स अच्छे, फ्लक्स अच्छे થશે વાત બરાબર છે। सरफेस के अंदर एक प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लो तो नेट चार्ज 0 होगा, तो क्यू इन भी 0 हो गया, फ्लक्स भी 0 हो गया। तो क्यू इनसाइड मतलब क्यू नेट ही हुआ है। याद रखवा માટે આવું क्यू इन शब्द वापरो तो मतलब वही हुआ क्यू इनसाइड, मतलब इनसाइड जो नेट चार्ज है वो। और कोई लॉजिक पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ये क्यू इन भी 0 हो गया और फ्लक्स भी 0 हो गया, मतलब अंदर चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं है तो अंदर चार्ज नहीं होगा, तो इसके बाद कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन, if electric field on the surface everywhere is 0 that implies q net or q inside is 0। ले बस, if electric field on the surface everywhere is 0 मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो q inside is 0। ट्रू और केम ट्रू? આટલું બધું ઇંગ્લિશમાં નહીં જવાનું। किसी भी सरफेस को यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे हुए हैं उसको कंसीडर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज 0 देन क्यू इनसाइड इज 0। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक अंदर क्या है, क्यू इनसाइड 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एवरीवेयर इज 0। इसका नेट सम निकालूंगा तो 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है पर सरफेस के ऊपर 0 हो रही है बिकॉज फ्लक्स 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ समझाया हमने ई डॉट ए का अक्यूट एंगल, ई डॉट ए का ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये राइट है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा बिकॉज उसी का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एवरीवेयर इज 0 तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ही नहीं है कोई। ये दूसरे दो सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या समझ में आ रहा है कि इफ q inside equal to 0 मतलब q net is 0 then electric field is 0 on the everywhere on the surface। यहाँ देखो ये क्वेश्चन समझो फिर से, सेम एग्जांपल हर एक में जा रहा है कि q इनसाइड इसमें 0 है पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है?
तो क्या बन जाएगा वो, फॉल्स। अगर वो फॉल्स तो नीचे वाला भी फॉल्स। अगर फाई नेट जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। हमने अभी अभी समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फिर भी फ्लक्स जीरो हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो नॉर्मल गॉस लॉ, नॉर्मल फ्लक्स हमको समझ में आता है, पर इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको याद रखना पड़ेगा। जो चीज़ें हम नॉर्मल लेक्चर्स में छोड़ देते हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर एनी शेप गॉसियन सरफेस इज ट्रू। उसके बाद क्या होता है कि चार्ज लाइंग आउटसाइड द सरफेस विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू दैट चार्ज फ्लक्स विल बी जीरो ऑन द स्फीयर। इफ लिख लो आज एक वस्तु, पहले ये लिख लो ट्रू फॉल्स, उसके बाद लिखवा देता हूँ। If E net is 0, that implies phi net is 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है उसका मतलब फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, बट phi net 0 does not mean E net is 0. શું ડિસ્કશન બાકી રહેલા માનવ તારું? તમે લોકો ઓછા નહીં એ चलो, we have two closed hemispheres. For first hemisphere charge is inside the hemisphere, for second hemisphere charge is outside the hemisphere, and for third hemisphere it is open hemisphere. ये ओपन हेमिस्फीयर बना है। इन तीनों केस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। सेकंड में 0 था जैसे वांधो, ये क्यों 0 हो गया? ये सिमिलर केस है, हमने अभी अभी जो बनाया था स्फीयर के आउटसाइड एक चार्ज पड़ा हुआ था, वही वाला केस है। खाली स्फीयर की जगह हेमिस्फीयर हो गया और चार्ज आउटसाइड है। और ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर ये गॉसियन सरफेस है तो ये आउटसाइड चला गया तो आंसर 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, Q फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ये भी वही केस है जो हमने अभी अभी देखा कि किसी भी स्फीयर के अंदर अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो Q/ε0। तो दोनों केस क्लियर है। और ये थर्ड केस में क्या करेंगे, फॉर द ओपन सरफेस चार्ज इज लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सेंटर पे है मतलब वो सारे इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। इसके लिए एक और लॉजिक समझना है। इसके अभी ये हिंट है कि सिमेट्रिकल सरफेस मतलब इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
સિમ્પલ વસ્તુ છે, એકવાર ટ્રાય કરી દો. इंटीग्रेशन એવું બધું કશું नहीं करवाऊँ, सिंपल છે. सिमेट्रिकल डिस्टेंस है तो सिंपली सॉल्व होगा. अगर डिस्टेंस रैंडम है तो प्रॉब्लम होगा. લખવાનો ટાઈમ મળે છે બરાબર, કોઈ છૂટી નહીં ગયું ને? समझती होगा तो यहाँ जो पेन नहीं यूज़ करवानी, ये समझाया हुआ है मैंने पहले भी. अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. नहीं सॉल्व होता है तो जब समझा रहा हूँ तब इधर ही ध्यान देना है, फिर उसका जो लॉजिक है वो फिर हमें नोट करना है. લખ્યું ના લખ્યું એનો સવાલ નહીં, અંદર ઘૂસ્યું કે નહીં એનો સવાલ છે. પહેલાનું ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. આ ધંધો તો કરેલો હમણાં આપણે. ફોર એની ક્લોઝ સરફેસ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस. तो अगर कोई भी सरफेस है तो હું પૂછે લાગે ચાર્જ સિસ્ટમ માં ના ના એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે, એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પેલા સરફેસને પાસ કરશે તો ઈ ડોટ એ બધા પોઈન્ટનું મળશે ને. ખબર પડે શું કહું છું? આખા હેમિસ્ફિયરને ઇન્ફાઇનાઇટ પોઈન્ટમાં તોડ દે તો ક્યુના લીધે ઈ ડોટ એ બધાનું એડ થશે ને. एरिया वेरिया में पढ़वानुं ज नहीं, एकदम सिंपल है. कुछ समझ में आ रहा है? आप फरी बना दे, इसको फरी बना दे, समझ में नहीं आएगा बाद में. आप उसी ना भविष्य में लगता है अर्धू बन से अर्धू खुल्लू. फिर रुको एक मिनट, ये बुक में लिखते वक्त ये मत बनाना ऐसा. ये तो मैं समझा रहा हूँ कि एवरी पॉइंट इज एट द इक्वी डिस्टेंस. तो इधर ध्यान दो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, और एरिया भी इधर ही होगा. तो इसका कोई फ्लक्स मिला d5. ऐसे सिमिलर सारे पॉइंट का d5 ऐड होता जाएगा. कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक. एक तो ये मेथड है, इसको इंटीग्रेट करो और उसमें नहीं हमारा टाइम नहीं लगा जैसे आंसर. बट इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं कि गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकली फुल सरफेस मान लो. तो अगर सिमेट्रिकली फुल सरफेस माना तो चार्ज होना चाहिए था Q बाई एप्सिलॉन 0 फ्लक्स होना चाहिए था. पर अब तो हाफ सरफेस है तो क्या हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन 0. इसी का आंसर अगर इंटीग्रेट करके लाओगे तो सिमिलर यही आंसर आएगा. समझ में आ रहा है कैसे किए? मंथन तारो सवाल एवो है कि आनो Q बाई एप्सिलॉन 0 कहाँ से आया? ये बनता नहीं. जो जब हमने यहाँ पे गॉस लॉ डिराइव किया तब बताया कि भाई ये R पे डिपेंड नहीं करता है. तो ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, अंदर का कोई भी सरफेस है, अनइवन सरफेस भी है तो भी क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन 0. बस वो सरफेस के अंदर चला जाएगा तो Q बाई एप्सिलॉन 0. मतलब ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ फर्क पड़ता नहीं. आंसर क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन 0. सिंपल. सरफेस के अंदर गया तो आंसर Q बाई एप्सिलॉन 0, सरफेस के बाहर आया आंसर 0. सरफेस ओपन हो गया तो हमें क्या करना है? लॉजिकली सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है. उसका जो होता है उसका क्या कर देना है? हाफ या फुल जो भी हो उसका हो सकता है. तो नोट लिख लो उसके लिए. समटाइम्स फॉर ओपन सरफेसेस फॉर फ्लक्स we can take help of Gauss law by making them symmetrical closed surfaces. Sometimes for open surfaces, for flux, we can take help of Gauss law by making them symmetrical closed surface.
तो इस मेथड से सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट द सरफेस इनटू सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस मतलब चार्ज से ईच एंड एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सिंपल। तो वो सिमेट्रिकल सरफेस हो गया। सिमेट्रिकल सरफेस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पूरे पे q बाई एप्सिलॉन 0 होता तो हाफ पे क्या हो जाएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिंपल। तो ऊपर का और नीचे का ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, q बाई 2 प्लस q बाई 2, q बाई एप्सिलॉन 0, मतलब गॉस लॉ सही है। समझ में आ रहा है? एक और सॉल्व करो। We have a charge q situated from a square plate at the distance of a by 2. a by 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। Then find the flux through the square plate. Flux through square plate. इसकी साइड का एरिया a मान लो, साइड का लेंथ a मान लो। कोई डिस्कशन नहीं हुई। આથી સાચકમાં તું ક્લાસ ભરવા આવ્યો હોય તો એ સોલ્વ કરને કા ટ્રાય કર, એનો પર્પસ બીજો છે। हो रहा है नैन्सी, क्या आएगा आंसर? बरोबर है, q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे? इसका पूरा क्या मानना पड़ेगा हमें, क्यूब मानना पड़ेगा। अगर ये पूरा होता तो क्यूब होता है ऐसे, सॉरी ये क्यूब ऑफ साइड ए हो जाएगा। तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलता, q बाई एप्सिलॉन 0। तो उसकी 6 साइड है तो एक फेसेट में से कितना निकलेगा, 6 एप्सिलॉन 0। तो 6 के 6 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, q बाई एप्सिलॉन 0। Now q charge is situated on the one of the vertices. एक वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर q चार्ज पड़ा हुआ है। Then find the flux through the shaded region. क्यू बाई 8 नहीं आया बीजो आंसर से, नहीं आइडिया हो कब तनु पुट क्यू चार्ज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द फ्लक्स वर्टेक्स ऑफ द क्यूब एंड फाइंड द फ्लक्स फॉर अ फैसेट जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। Total flux through the surface of a cube of side with length A.
ऑफ अ चार्ज कॉर्नर ऑफ अ क्यूब इज। એ તો બધા ઝીરો બોલતા હતા બટ આખું ક્યુબાઈ એપ્સિલોન નોટ ઉપર પછી એવું ઇમેજિન કર્યું કે ઉપર જ ગોસન સરફેસ લઈ લઉં તો બહાર કશું જાય જ નહીં એવું ઇમેજિન કરીને મેં ઝીરો લગાવ્યું। એવું કરે તો ક્યુબાઈ એપ્સિલોન 0 આવે આન્સર। સમજાવું આ ક્વેશ્ચન પછી તને આઈડિયા આવી જશે શું કરવાનું છે। ઓપ્શનમાં નહીં આન્સર। એ જ કહું છું અડધો ક્વેશ્ચન મેં કર્યો चलो भाई हर्षराज शू કર્યું તે क्या किया तूने कैसे आंसर ला हाँ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन 0 उसका आंसर है। इसको सॉल्व कैसे करना है समझो कि ये भी एक हाफ है। तो इधर ध्यान दो चुप एकदम। कंसीडर दिस स्फीयर ऑफ अ साइड ए। तो अगर इसको 2a साइड के स्फीयर में रख दूं मतलब क्यूब में रख दूं तो ये फुल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2a साइड का एक क्यूबॉइड बनाओ मतलब क्यूब बनाओ। अब वो चार्ज सेंटर पे आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से समझो कि फॉर द क्यूब अगर ये फुल क्यूब है ये इसका साइड क्या हो जाएगा 2a। नाउ फॉर साइड 2a क्यूब टोटल फ्लक्स क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और क्या होगा कि इसका एक रीजन बना दूं ये वाला। तो फॉर द साइड 2a क्यूब जो श्रेडेड रीजन है उसके लिए फ्लक्स क्या होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 बिकॉज उसके सेंटर पे चला गया और ऐसे 6 फैसेट्स अवेलेबल है। तो अब ये क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 का भी ये कौन सा पार्ट है 1/4 पार्ट। तो क्यू बाई 6 अब हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4। ये क्यूब कितने हमारे क्यूब कितने समा पाएगा टोटल 8 क्यूब ले पाएगा। इस तरफ नीचे 4 ऊपर 4। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो इसको अगर ये अधूरा है तो उसको पूरा माना है। ऐसे पूरा करना है कि ये जो चार्ज है वो सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस सोचा ए से 2a साइड का क्यूब बना दिया। तो इस 2a साइड के क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स क्या आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इस 2a साइड की जो क्यूब है उसके लिए एक फैसेट के लिए आंसर क्या आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। अब उस एक फैसेट का ये कौन सा पार्ट है 1/4 पार्ट है। तो इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4। तो क्या आंसर आएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई क्यू बाई एप्सिलॉन 0 થઈ પણ એવું માનાય જ ને ये सरफेस भी अंदर आओ છે સરફેસ का क्यूब भेजे છે अगर તમે એના ઉપર તમે ગોસન સરફેસ કરી એટલે ક્લોઝ સરફેસ થઈ ગઈ અને એના વેરિએબલ નથી વેરિડ જ નહીં એ વસ્તુ પછી સમજાવું તમે। इधर ध्यान दो ये मेथड 1 हो गया। अब सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री किसी ने पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो उसमें समझो इस क्यूब के एक कॉर्नर पे अगर चार्ज को इमेजिन करें तो चार्ज का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा 1/8। तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0। समझ में आ रहा है? वो तो चार्ज आया टोटल चार्ज वॉज गिवन एज क्यू बाई 8। फ्लक्स कैन बी फाउंड एज क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0। तो आंसर आएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0। इतना फ्लक्स आया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब क्या करना है अब यहाँ पे वो चार्ज है
तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ पैरेलल चली गई, ऊपर वाले सरफेस के साथ पैरेलल चली गई, इस सरफेस के साथ भी पैरेलल चली गई। तो 3 के साथ तो फ्लक्स आएगा नहीं, दूसरी 3 के साथ आएगा, तो और 3 सरफेस बचे, तो और 1/3 सरफेस ऐड होंगे। तो आंसर क्या आएगा? Q/24 एप्सिलॉन 0 अगेन। समझ में आया कैसे करना है? थोड़ा इमेजिनरी मेथड से करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को, कि चार्ज का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आया। अब उतना पार्ट आ गया तो उसका E.A कितने सरफेस के साथ 0 होता है और कितने सरफेस बचते हैं। तो दोनों मेथड को अच्छे से नोट कर लो। सिंपल लॉजिक कि अगर ओपन सरफेस है तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है और उसको सॉल्व करना है। चलो इधर ध्यान दो। क्यू चार्ज किसी एक प्लेट से, एक प्लेट है, ऐसी प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट लाइक दिस, मतलब इस प्लेट को, ये फ्रंट व्यू है उसका, ये उसका साइड व्यू है। समझ में आ रहा है? ये उसका फ्रंट व्यू है कि ऐसे देखोगे प्लेट को तो ऐसे दिखती है, और उसको साइड से देखोगे ये -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट प्लेट है। ये उसका लेंथ है, उससे उसके मिड पॉइंट से क्यू चार्ज रखा हुआ है √3/2 ए डिस्टेंस पे। तो इस क्यू चार्ज से इसके साथ कितना फ्लक्स होगा, दैट वी हैव टू डिराइव। देखो लॉजिकली एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्वेश्चन में भी हमको समझाया होता है। तो अगर आपको लॉजिक आता है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को, तो वो लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसमें एग्जाम्पल दिया होगा कि दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ऐसा बना के नहीं दे देंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन है, इसको ऐसे लॉजिकली समझना है। अब आपको अब यहाँ से छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमको समझना है कि ये गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन है और ये इनकम्प्लीट है, इसको सिमेट्रिकली कंप्लीट करो और सॉल्व करो। फ्लक्स थ्रू द प्लेट, मोबाइल में गिरे हरिओम। चलो इधर ध्यान दो। आज का जो नीट का पेपर है उसको संभाल के रखना है। आज से जो पेपर्स आएंगे उसको पर હવે જે પેપર આવશે એમાંથી સાચે ક્વેશ્ચન આવશે એટલે સાચે ના આવે તો આવજો મારી પાસે જોઈએ એટલા चलो इधर ध्यान दो, क्या करना है समझा देता हूँ। चलो इधर ध्यान दो। वी विल इमेजिन अ हेक्सागोन। कैसे? ये हमने ऐसे समझा कि ऐसे कोई पर्टिकुलर सरफेस है जो यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी, इसको क्रॉस करके देखा साइड व्यू से, तो यहाँ पे आपका कोई चार्ज है, यहाँ से वो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा पर वो इन्फिनिटी तक तो जाएगी नहीं। तो यहाँ की और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो ए साइड है वहाँ से एक हेक्सागोन इमेजिन कर लिया ऐसे। समझ में आ रहा है? प्लेट्स का बना हुआ एक हेक्सागोन इमेजिन किया हमने।
अब वो जो हेक्सागोन बना हुआ ऐसा कुछ बनेगा, सबकी साइड क्या होगी ए, तो ये सिमेट्रिक बन रहा है डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है डायग्राम के साथ। अब फुल डायग्राम है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन 0, समझ में आ रहा है। तो ये उसका वन फैसेट है तो क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। कुछ समझ में नहीं आया। क्यूबॉइड भी बना सकते हैं पर क्यूबॉइड बनेगा तो इंटीग्रेशन में चला जाएगा पूरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। यहाँ से उसका एंगल भी निकाल सकते हो, क्या बनेगा ये एंगल, √3/2 और a/2, तो ये कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, इफ वन साइड इज a/2 एंड सेकेंड साइड इज √3/2 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे किया, बिकॉज एंगल के साइड वाला कंपोनेंट cos 30, तो a cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, देन दिस मस्ट बी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो ये इधर से 60 हो जाएगा, 30 + 30। ये सिमेट्रिकल देख रहे हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये सारी साइड 60 की ही बनेगी, तो पूरा सिस्टम हमारा सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। तो ये सारी वैल्यू ऐसे दी गई है कि सब कुछ सिमेट्रिक बन जाए और इजीली सॉल्व हो जाए, बिकॉज इंटीग्रेशन तो हमें करना नहीं है। इंटीग्रेशन में जरूर क्यूब बने ना, तो वन अगर पूरा सरफेस है तो Q बाई एप्सिलॉन 0, फॉर वन सरफेस इट विल बी Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। चलो इधर ध्यान दो, बातें बंद हो। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ था इंटीग्रेशन से कि Q चार्ज से किसी डिस्क के ऊपर कितना फ्लक्स बनेगा, तो Q फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला सबको याद है। अब करना क्या है, मैंने जब ये फॉर्मूला इंटीग्रेट करवाया था तब बताया था कि आफ्टर वी कंप्लीट द सॉलिड एंगल पर्टिकुलर थिंग, तो सॉलिड एंगल से वो क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे करना है वो समझते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 4 पाई सॉलिड एंगल है, तो उसके लिए फ्लक्स कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल है तो उसके लिए फ्लक्स कितना होगा। लॉजिकली हमने जब सॉलिड एंगल समझा तब मैंने आपको बताया था कि फॉर एनी क्लोज सरफेस 4 पाई क्या होता है, उसका सॉलिड एंगल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस। ऐसा क्लोज सरफेस, सर्कल क्लोज सरफेस, ये हमने किया हुआ है। कैसे समझा था इसको कि सबसे पहले अभी मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको एक हेमिस्फीयर लेके बताया, उसके सेंटर पे हमने फाइंड किया सॉलिड एंगल। तो उसका मेथड क्या था सॉलिड एंगल फाइंड करने का, ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हाफ का था 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आंसर आता था 2 पाई। तो अगर पूरा स्फीयर होता तो आंसर आता 4 पाई। समझ में आ रहा है। तो पूरा स्फीयर होता तो सॉलिड एंगल होता 4 पाई। अब मैं क्या करूं, ध्यान से इसको समझो कि अगर कोन ऐसा है तो अगर मैं ये भी सरफेस ले लूं तो भी एंगल तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब इस सॉलिड स्फीयर के आसपास एक छोटा सा स्फीयर बनाऊं तो भी एंगल क्या रहेगा 4 पाई, बड़ा स्फीयर बनाऊं तो भी एंगल क्या रहेगा 4 पाई।
कोई भी रैंडम स्फीयर बनाओ, सरफेस बनाओ, तो भी एरिया क्या रहेगा 4 पाई सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस अंदर रहे हुए किसी भी पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल अगर है तो कितना फ्लक्स होगा वो भी हमने देखा कि भाई फॉर एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स कैन बी गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सबको क्लियर हो रहा है। तो फॉर 1 ओमेगा कितना फ्लक्स होगा, यूनिटरी मेथड सिंपल कि 4 पाई पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1 ओमेगा जितने सॉलिड एंगल पे क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल होगा ओमेगा, अगर उसका मैं रिलेशन बनाऊँ तो ओमेगा का रिलेशन क्या था अल्फा के साथ, अभी अभी हमने प्रूव किया था 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अब मैंने क्या बताया 4 पाई के लिए Q पाई एप्सिलॉन 0, 1 ओम के लिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फॉर ओमेगा के लिए इतना है, तो इसके लिए कितना होगा वो हमें प्रूव करना है। तो क्या आएगा आंसर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब इसको कंपेयर करके देखो, यही फॉर्मूला आ जाएगा जो हम इंटीग्रेट करके लाए थे। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ रहा है। ऐसे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है गॉस लॉ के साथ, बस सॉलिड एंगल करने से बहुत सारा इंटीग्रेशन हमारा माफ हो जाता है। समझ में आ रहा है। दैट्स वाई सॉलिड एंगल को अंदर डाला गया है। इसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या रिलेशन है, कैसे काम होता है। ठीक है, नोट कर लो आने। सेकेंड मेथड और स्मार्ट सॉल्यूशन, ये Q चार्ज से डिस्क के ऊपर कितना फ्लक्स होगा ये पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व कराया हुआ है पहले। फेक तनीश, चलो इधर ध्यान दो, लिख लिया है तो इधर ध्यान दो। वेरी गुड क्वेश्चन, ये सॉल्व हो जाएगा, मोस्टली सबसे हो जाएगा। ये सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। सपोज वी स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ चार्ज सिस्टम, Q1 Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने स्टडी किया, तो अल्फा एंगल पे Q1 में से निकलती है और Q2 में जाती है। तो Q1 से निकलती है और Q2 में समा जाती है, उसका मतलब क्या हुआ, Q1 विल बी पॉजिटिव, Q2 विल बी नेगेटिव। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ द चार्ज। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो तो एक बार लिखे लो सर की रीते। वी हैव स्टडीड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन for charge Q1 Q2 system, then find ratio of the magnitude of Q1 and Q2.
है बस, बातें बंद। लॉजिक समझ लो क्या करना है इसमें। चलो इतना ध्यान दो, इसको अगर ध्यान से समझो तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज Q1 एट अल्फा एंगल, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम चार्ज Q1 at alpha angle goes inside the charge Q at beta angle। पर सिस्टम का जो फ्लक्स होगा वो तो इक्वल होगा, समझ में आ रहा है? इसमें से जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी उतनी ही इसमें जाएगी, देयर इज नो डाउट इन दैट। समझ में आ रहा है? तो जितनी फील्ड लाइंस निकली उतनी अंदर गई। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स कमिंग फ्रॉम चार्ज Q1 वे बाहर निकल चल वे। तो बुद्धि से जाने हूँ करे तू क्लास में बे यार, इतना ना करो बिहेवियर, एक रिस्पेक्ट मेंटेन कर क्लास में, बाकी ना इस क्लास में ये बुद्धि छे नहीं, बलतू बलतू કર્યા કરે છે। એમને બ્રેકઅપ નહીં થયું તારું? પણ નહીં થયું હોય તો થઈ જશે, આવા નવા લક્ષણ રહ્યા ને તો આઈલી બી જતી રહેશે। ऐसी ऐसी चीजें ले जाएगी ना कि कहीं का नहीं बचेगा। बस बस चलो पाछा आई जाओ। ये एक्सपीरियंस तो जवाब छे पण आ लोग हमें नहीं बोलाय। आज जाए પછી कहूँ तो આવા હેકલિંગ કરવા વાળાને છોલ નાખતા આવડે છે મને, પણ એક લિમિટ હોય ક્લાસની। આ સ્ટેન્ડ અપ શો નહીં ચાલતો, બાકી રડ તો કરે જાય। चलो इधर ध्यान दो, बीच में नहीं बोलना है, मतलब नहीं बोलना है। चलो इधर ध्यान दो, ये लॉजिक हमको क्लियर है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे जाएगी। उसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स कमिंग फ्रॉम Q1 एट चार्ज अल्फा एंगल इज सेम एज फ्लक्स कमिंग गोइंग इन द चार्ज Q2 एट बीटा एंगल। अब यहाँ से आप बना सकते हो कितने एंगल पे कितना फ्लक्स निकला बाय यूनिटरी मेथड। हमको पता है, ये रिलेशन हमको ध्यान है। यहाँ से हमने क्या सिखाया कि 4 पाई पे इतना फ्लक्स, तो 1 ओम पे कितना फ्लक्स, तो इतने ओमेगा एंगल पे कितना फ्लक्स। सिमिलरली अल्फा एंगल पे कितना फ्लक्स, उसका एक इक्वेशन बनेगा, और बीटा एंगल पे कितना फ्लक्स, उसका एक इक्वेशन बनेगा। बोथ विल बी सेम, दोनों में से Q1 Q2 का रेशियो निकल जाएगा। सब समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, बहुत बड़ा इसका लॉजिक है, पर अभी हमको ये पता है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझा हुआ है, और हमको लॉजिकली इसका रिलेशन भी पता है, सॉलिड एंगल कैसे डिपेंड करता है। तो यूनिटरी मेथड भी सॉल्व करना आता है, तो ये 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। तो इसको सॉल्व करके एक आंसर लाओ, क्या आता है? खाली इक्वेशन बनाओ तो भी आंसर आ जाए। सेम लॉजिक लगाना है कि इफ 4 पाई पे Q बाय एप्सिलॉन 0 तो अल्फा पे कितना। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वे पार तो ये बीच बीच में मत बोलो, एक लिमिट मेंटेन करो क्लास की। चुप એટલે चुप। बंद कर ला હવે બસ હવે। मैं तेरे को ये क्लियर हो रहा है कि ये सिंगिंग शो नहीं चल रहा है?
कि તું કઈ બી વાતો કરીશ તો બી તને બધા ગાયન સમજ પડશે, અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કરવું પડશે તો સમજ પડશે, એટલી બુદ્ધિ છે તારામાં? શું આવ્યો? क्या है आंसर? बता चल। मानस છે યાર। बराबर। देखो इधर ध्यान दो, सिमिलरली अगर ओमेगा बनाना है तो क्या बनेगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा क्यू बाई 4 पाई 0 एप्सिलॉन 0, 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो Q1 बाई Q2 क्या बचा? 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। Find flux through the cylindrical surface of the cylinder. डिस्कशन बंद कर, कौन છે આ સાઈડ થી બધો કગરાટ છે, હવે એક બી અવાજ આવે ને તો કાઢી મૂકીશ બહાર, હવે એક બી લેક્ચર માં નહીં બેઠો તને તને ના જોડે ના જોયું આરી નહીં કરવાનું, नहीं मतलब नहीं, एकदम चुप। आज के टेस्ट में अगर 50% मार्क्स नहीं है, यू और शी विल बी नॉट अलाउड इन द क्लास। तन तो काढ़ी मूको પડશે એવું લાગે છે। એક લેવલ की ઓવર સ્માર્ટનેસ ચલેगी, અહીંયા તું ભણવા માટે આવ્યો છે, બધી વસ્તુમાં વચ્ચે બોલવાની જરૂર નથી, एक लिमिट मेंटेन कर। અહીંયા ઉપર આયા પછી હું સર છું તારો, तो मुजरो जो आया हुआ है हम बता कहीं भी बोले ये बकवास बंद बे, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए इधर, ध्यान दे। कुछ समझ में आ रहा है? एक भी क्वेश्चन सॉल्व आ रहा है खुद से?
चलो एक हिंट समझ लो इधर, सिमिलर काम करना है कि अगर वो सेंटर पे चार्ज है तो वो सेम वही केस बन रहा है, सेंटर पे चार्ज इधर डिस्क, सेंटर पे चार्ज इधर डिस्क, तो सेम फ्लक्स मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? तो मुझे सिलिंड्रिकल सरफेस का चाहिए, तो अगर मुझे सिलिंड्रिकल सरफेस का चाहिए तो टोटल फ्लक्स में से मैं क्या करूँ, दोनों डिस्क का माइनस कर दूँ, अब हो जाएगा। यही गॉसियन सरफेस है, कंप्लीट गॉसियन सरफेस है, सेंटर पे चार्ज है, पूरा सिमेट्रिकल, यहाँ से L/2 डिस्टेंस, यहाँ से L/2 डिस्टेंस, यहाँ से R डिस्टेंस, तो पूरा सिमेट्रिकल सरफेस है। तो क्या होना चाहिए, टोटल फ्लक्स Q/ε0, उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, दो डिस्क वाली सरफेस का फ्लक्स। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे सॉलिड एंगल ओमेगा बन जाएगा। सेम केस, सेम वही करना है। टू पाई 1 माइनस कॉस अल्फा Q/2 पाई 4πε0। यहाँ जो लिखा है वही सेम लिखना है इधर। 2 इंटू क्या बनेगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या आएगा, R/L/2 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इन रूट। ये कॉस अल्फा बन गया। दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई Q/4πε0। ये जो आंसर आएगा वो आंसर। L/2 થશે ને, R नहीं है, यहाँ L/2 થશે। ये डिस्टेंस होता है कॉस अल्फा, मतलब x प्लस R स्क्वायर इन रूट। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा रहने दोगे तो भी चलेगा। कॉस अल्फा ની જગ્યાએ આખું આવશે આવું। कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है L, तो x बन जाएगा L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, x क्या है L/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस की जगह ये पूरा शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कैसे किया? ये डिस्क की वजह से कितना होगा ओमेगा, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा, ये सॉरी ये फ्लक्स है। इधर ध्यान दो, ओमेगा एंगल पे 5 फ्लक्स, 4 पाई एंगल पे इतना फ्लक्स, तो 1 ओमेगा पे कितना फ्लक्स, Q/4πε0। तो हमारे पास इतना एंगल है नहीं, ये तो फ्लक्स ही है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है फाइनल। ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया इससे कि अगर इतना एंगल है, ओमेगा एंगल जो ये ओमेगा एंगल है वो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो 1 ओमेगा पे कितना, तो एंगल इंटू दिस Q/4πε0, दैट विल बी योर फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स मिल गया, यही आंसर है, ये जो लिख रहा है वही है। समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स ड्यू टू डिस्क तो हमको पता ही है, तो इसकी वजह से 2 डिस्क है, तो टोटल में से 2 डिस्क के फ्लक्स को माइनस कर दो। तो इतना कैसे करो, या फिर दूसरी मेथड क्या कर सकते हो कि आपको ये फॉर्मूला पता है फ्लक्स फ्रॉम द डिस्क, तो क्या करो, टोटल फ्लक्स जो है उसमें से 2 डिस्क का फ्लक्स को माइनस करना है। टोटल फ्लक्स क्या है, Q/ε0। 2 डिस्क में से कितना फ्लक्स होगा, Q/2ε0, 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह ये लिख दो तो भी आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब विदाउट नोइंग सॉलिड एंगल्स ये सारे क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, इंटीग्रेशन वाले हो जाते हैं। कैसे हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, कैसे करते हैं? सिलिंड्रिकल सरफेस पे चाहिए तो x पे जाके ऐसे एक dx मान लेते, उसके ऊपर का फ्लक्स हमको मिलता, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जाएगी, तो इन दोनों का फ्लक्स यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, छोटा सा फ्लक्स। उस छोटे से फ्लक्स को पूरे पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आंसर आता वो भी यही आता।
चलो थोड़ा बोर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, खुद से कर पाओगे? બહુ મગજ મારી છેલ્લા તમારા લોકોની આ હેતનો અવાજ આયા કરે છે, પેલા હરિઓમનો આવે છે, આ પાર્થનો આવે છે, તારો અવાજ આવ્યો ભાઈ? કોઈ બી તું જે બોલ્યો હોય અંદર અંદર ડિસ્કશન બંધ કર। કેટલી વાર કહું? કઈ ભાષામાં કહું? હજી અડધો ટાઈમ તો આ બકવાસમાં વેસ્ટ થઈ જાય છે। દરેક વસ્તુ કનેક્ટેડ છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભલે આવડતું હોય સોલ્વ कर। जिस पर्सपेक्टिव से हमने बोर्ड्स में उसका डेरिवेशन सीखा वो तो काम का ही है। इसका डेरिवेशन का रिवीजन हो जाएगा एक बार, कैसे रिवाइज करते थे इसको। फिर इसमें जो पर्सपेक्टिव आएगा उसके लिए कराना ही पड़ेगा। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि Q/R², वो सबको पता है। पर अभी गॉस लॉ कर रहे हैं, इसको डेडिकेटेडली कर रहे हैं, तो एक बार बोर्ड्स के लिए भी काम हो जाए कि अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, प्रूव करके बताओ कैसे करोगे। तो गॉस लॉ की कुछ लिमिटेशन है, वो हमको पता होनी चाहिए, कब अप्लाई करना है, कब नहीं कर सकते हैं। एम थोड़ी पति जाए, वाल लगते। चलो ये बकवास बंद करो, एकदम चुप। देखो इधर ध्यान दो। एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, KQ/R²। अब सपोज गॉस लॉ ही हमें यूज करना है और KQ/R² प्रूव करना है, फॉर आंसर तो हमको पता है, पर गॉस लॉ को ही यूज करना है तभी आंसर लाना है। तो क्या करेंगे भाई, उसका एक एप्लीकेशन समझते हैं कि गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाना होता है, और वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर इसी आर डिस्टेंस से एक सिमेट्रिक सरफेस बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इस सिमेट्रिक सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q/ε0। और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी इधर जाएगी और एरिया भी इधर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख सकते हैं। एरिया को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द स्फीयर कैन बी रिटन एज 4πr²। अब इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो क्या आएगा? Q/ε0 इक्वल टू E4πr²। तो E के इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/4πε0r², वेर 1/4πε0 तो क्या होता है? K। तो क्या बन जाएगा? KQ/R²।
सिंपल, कोई डाउट इसमें? मतलब गॉस लॉ क्या करता है, फ्लक्स पहले बनाता है, फ्लक्स के ऊपर से ये आया। अब लॉजिकली समझो तो फ्लक्स के गॉस लॉ का ही यूज करके हम कूलम्ब फोर्स भी समझ सकते हैं। 2 चार्ज को रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे सब कुछ करके आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको समझना कैसे है कि गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब नोट लिख लो कि गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर શું કહે છે? આ માસ્ક કાઢવાની પ્રથા બંધ કરાવવી પડશે, માસ્ક પહેરવાની। Gauss law is valid everywhere, but it cannot find electric field for non-symmetric arbitrary systems. It cannot find electric field for non-symmetric arbitrary system. मतलब इसके अलावा कोई भी रैंडम सरफेस बन जाएगा नॉन सिमेट्रिक आर्बिट्ररी सिस्टम। रैंडम सरफेस के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर पाएगा। गॉस लॉ का कोई रॉन्ग है ऐसा किसी ने अभी तक प्रूव नहीं किया है। गॉस लॉ 100% ट्रू है, हर जगह पे चलता है, पर ये क्या करने में समर्थ नहीं है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो हर जगह पे फाइंड नहीं कर सकता, उसको सिमेट्रिक सरफेस ही चाहिए तभी वो फाइंड कर पाएगा। इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछेंगे तो क्या करोगे? डायग्राम, डिस्क्रिप्शन, क्या किया, सारे स्टेप्स लिखते जाओगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन से दैट q इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू q by epsilon naught, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dot dA। Here we have assumed spherical Gaussian surface for a point charge, that's why area will be 4 pi r square। समझ में आ रहा है? फिर इसको दोनों को इक्वेट करा देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आर सेम बिकॉज दोनों का फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स तो सेम होगा एक ही चार्ज का, तो दोनों को इक्वेट करा देंगे तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिंपल। तो बोर्ड में पूछेंगे तो भी ऐसे लिख सकते हैं बस। ठीक है, वी विल कंक्लूड इट हियर।